नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है तृणमूल कांग्रेस की तेज तरार लोकसभा की सदस्य महुआ मोइत्रा की। महुआ जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। महुआ जी, मेरे जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, यानी कि सीनियर क्या मतलब इंटरेस्ट है हमारी लाइफ का, हम एक समस्या से जूझ रहे हैं कि राजनीति में आजकल भक्ति ज्यादा है, आइडियोलॉजी कुछ नहीं है। कोई मोदी भक्त है तो कोई ममता भक्त है। आप इस बात को मानती हैं कि आपके यहाँ भी ममता भक्ति हो रही है? और एम से जो नाम शुरू होते हैं वो बड़े ही तेज तरार होते हैं, चाहे वो ममता हो, महुआ हो या मोदी जी हो। तो आप मानती हैं कि भक्ति जो है वही राजनीति है आज? देखिए, 5 उंगलियां कभी एक तरह नहीं होती है। तो जैसे आप अगर बिजनेस में देखें, कोई किसी डॉक्टर भी है जो डॉक्टरी करते हैं पैसे बनाने के लिए, किसी है जो लोगों की सेवा करने के लिए। सिमिलरली राजनीति में भी लोग कोई आइडियोलॉजी के लिए भी आते हैं, कोई भक्ति के भी लिए आते हैं, कोई अपना कुछ लाइफ बनाने के लिए आते हैं, प्रोफेशन जैसे वो राजनीति को मानते हैं। तो हर तरह के लोग राजनीति में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। आपके जैसे जर्नलिज्म में भी देखिए तो आपके जैसे वेटरन जर्नलिस्ट तो जर्नलिज्म के लिए करते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग कहीं और नौकरी नहीं मिला, चलो जर्नलिज्म कर लिया, एक मोबाइल फोन उठा लिया, चलो जर्नलिस्ट बन गए। तो ये हर जगह की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ राजनीति वाली प्रॉब्लम नहीं है। महुआ जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप वहां से लंदन से आई, आपने बैंकर रही, तो आप राजनीति में ममता भक्ति के लिए आई या कुछ सुधार करने के लिए आई? देखिए, ये दो चीज अलग नहीं है। ममता भक्ति और सुधार एक ही आई वुड से एक ही पाथ है। क्योंकि ममता जी जो है, जो आप अगर बंगाल के राजनीति देखें तो 34 साल ममता जी लड़के वो सुधार लाई थी। वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम जब बच्चे थे, कि सीपीएम कभी हटेगा। और ममता जी ये इम्पॉसिबल को करके दिखाया, एकदम नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और अभी भी अगर हम मानते हैं कि अगर जो यहाँ के जो अभी परिस्थिति है इंडिया के, तो अगर इसमें सुधार लाना है, अगर कोई बदलाव लाना है, तो ये ममता जी के पाथ पे ही चलना है। सो आइडियोलॉजी और ममता जी कोई अलग नहीं है, और अगर एक को माने तो दूसरा को ना मानना पड़े, ये मैं नहीं मानती हूँ। तो ममता जी हैं वेस्ट बंगाल में 15 साल से अब तीसरी टर्म को मिला है, जाकर के उन्होंने दिखा दिया कि हम जीत सकते हैं। उससे पहले वो कांग्रेस में थी। आपकी यात्रा में मेरे को लगता है लंदन से जब आई तो आपने राहुल जी कांग्रेस जी के साथ काम किया, ऐसा सच है क्या? हाँ, सही है। मैं जब इंग्लैंड से वापस आई इंडिया, तो मैं पहले यूथ कांग्रेस में आम आदमी का सिपाही प्रोग्राम करती थी वेस्ट बंगाल में। पर तब क्या था कि 2008 साल में अगर आप देखें तो कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में, सेंटर में था, वो सरकार में लेफ्ट भी शामिल थे। तो हम जब कांग्रेस के होके जब भी कोई मूवमेंट करते थे, तब हम लोग को कहा जाता था कि आप लेफ्ट को आप नाराज नहीं कर सकते, हमारे सरकार उनके ऊपर निर्भर है। तो हम लोग कभी फ्री वे से, इंडिपेंडेंट वे से कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर बंगाल से सीपीएम को हटाना है, लेफ्ट को हटाना है, तो ये कांग्रेस में रह के हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस नेशनल लेवल में भारत सरकार में सीपीएम को लेके एक साथ चल रहा था। तो इसीलिए उस पॉइंट में ममता जी तो थी, वो कांग्रेस छोड़ के खुद का पार्टी बना के तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने जन्म दिया, और तृणमूल कांग्रेस में रह के वो लेफ्ट को हटाने का जो मूवमेंट था वो एकदम तेजी से बढ़ा रही थी। तो इसीलिए मैंने तब वो शिफ्ट करके तृणमूल कांग्रेस की तरफ आ गए हम। अब ये कह रहा हूं कि आपने एक ऑब्जेक्टिव था कि लेफ्ट को वहां से हटाना है, उखाड़ के फेंक देना है। ममता जी का सपना वो पूरा हो गया। अब खेला होबे का मतलब क्या है? खेला होबे तो हो गया, पहले भी नारा लगाया था आपने। खेला होबे का जो एक मीनिंग निकाल रहे हैं बीजेपी के आपके जो लोग हैं कि 1946 के अंदर नारा लगा था मुस्लिम लीग के द्वारा कि लोगों को समाप्त करो, और वेस्ट बंगाल के अंदर एक कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। खेला होबे एक कम्युनल स्लोगन है या एक किसी पार्टी को खुश करने के लिए आपने लगाया कि सारे देश में खेला होबेगा 16 अगस्त को, उसी दिन जिस दिन 1946 के अंदर हुआ? ये कोइंसिडेंस है या आपको लगा कि गलती हो गई आपसे? ये कोई भी गलती नहीं हुई, कोई भी गलती नहीं हुई। हिस्ट्री में 2 दिन में 2 चीज हो सकती है। दिस इज हिस्ट्री, और ममता जी जो है वो अपना हिस्ट्री क्रिएट करती है। हमारे जो पार्टी है वो बंगाल का हिस्ट्री अभी लिख रहा है। और ये जो हमारे थर्ड टाइम जो हमारे विक्ट्री है, ये बीजेपी ने क्या कहा था कि हर फेज के बाद बीजेपी के लोग आके कह रहे थे हम तो 200 सीट जीत ही गए, सरकार तो हमारी बन ही गई, क्या हुआ?
तो खेला होवे जो स्लोगन हमारा था वो तो हम खेलने एकदम मैदान पे उतरे थे। ममता जी तो वो टूटी टांग लेके वहां पे खेलने उतर गई थी और जीते तो हम ही। और हम ये जो गेम जो है जो बीजेपी को हटाने का वो हम बंगाल में अभी जीत चुके हैं, अब हम नेशन वाइड लेना चाहते हैं। तो ये जो एक क्लैरियन कॉल है, जैसे गांधी जी ने कहा था, क्लैरियन कॉल्स जो होते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश को हटाओ, ये क्विट इंडिया, ये सब जो क्लैरियन कॉल्स थे, ये हमारा भी क्लैरियन कॉल है। जैसे लोगों को जागने के लिए एक कॉल है कि आप खेला होबे। तो ये 16 अगस्त में हिस्ट्री में कुछ दिन हुआ है। अभी बीजेपी 2+2 तो हम भी कह सकते हैं कि दिसंबर 6 में ये हुआ था, हम भी कह सकते हैं कि 2002 में गोधरा में ये हुआ था। तो बीजेपी का अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो इंडिया में तो हर दिन कहीं ना कहीं बीजेपी स्टेट में किसी ना किसी राइट होता है। तो हम उस दिन कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे, उस दिन हम कोई भी फंक्शन नहीं रखेंगे। बीजेपी तो कहता है कि 1 जनवरी तो क्रिश्चियन लोगों का न्यू ईयर है, हम नहीं मनाएंगे। बीजेपी तो कहता है 25 क्रिसमस डे हम लोग हाउस करेंगे, लोकसभा करेंगे। तो बीजेपी का कैलेंडर में तो हम नहीं चलने वाले हैं ना। हम अपना हिस्ट्री खुद लिख रहे हैं, बंगाल के लोग अपना हिस्ट्री खुद स्क्रिप्ट कर रहे हैं। 3 बार ममता दीदी को जिता के पीपल ऑफ बंगाल ने अपना हिस्ट्री, अपना इतिहास खुद के हाथों से लिखा है। और ये बीजेपी का नारेबाजी में हम नहीं आने वाले हैं। नहीं, खेलो होबे जो है उसका एक अपना कनोटेशन आपको समझ आता होगा। 16 अगस्त के अंदर मुस्लिम लीग ने कोई नारा लगाया था, जो बार बार में बीजेपी वाले लगा रहे हैं कि आप जो हैं उसी दिन करना चाहते हैं एक्शन डे जो है कि लोगों को मारो। इसका वायलेंट कनोटेशन है कि वायलेंस होना चाहिए। उनका ये इंडिकेशन है कि आप सारे देश के अंदर हिंसा फैलाना चाहती हैं इस माध्यम से। इस गृह मंत्री और इस प्रधानमंत्री और इस बीजेपी जिसके हाथों में वो जो एक फैज का जो एक पोएम है ना कि पाव से लहू धो डालो, ये इनको पढ़ना चाहिए। इनके पांव में कितने लहू है देख लीजिए, हाथों पे लहू है, पांव पे लहू है। पांव से लहू को धो डाले, हम इनको बोलते हैं कि इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी जो 7 साल की हिस्ट्री है, इनकी जो 20 साल की हिस्ट्री है, खुद पढ़े फिर दूसरों पे उंगली उठाए। और मेरा काम आके बीजेपी तो हर आरोप पे आरोप लगाता रहता है, तो हमारा की कोई काम नहीं है। वी आर अ पार्टी ऑन आवर ओन स्टैंडिंग। हमारा स्केड्यूल, हमारा हिस्ट्री, हमारा क्लैरियन हम खुद लिखेंगे। बीजेपी का पलटा जवाब देने का हमारा काम नहीं है। वो अभी हार के आए और फिर 24 पे भी हारने वाले। अब इनको जो करना है करे, नो प्रॉब्लम। हम तो कहते हैं आप यूपी देखो, आप उत्तराखंड संभालो, आप यूपी संभालो, आप राजस्थान संभालो, पंजाब संभालो, हमको छोड़ दो, आप तो हार के आए हो। महुआ जी, बात यह है कि चुनाव के बाद, जो जीतने के बाद आदमी का बड़ा दिन होना चाहिए, मैग्नानिमिटी होनी चाहिए। बीजेपी का यह आरोप है और NCHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आपकी पार्टी के लोगों ने बीजेपी से संबंधित लोगों को मारा, काफी लोग मारे गए, इंटॉलरेंस आपके यहाँ बहुत हो गई। खेला होबे के साथ जोड़े तो ऐसा लगता है कि आपके यहाँ भी वायलेंस हुई, ऐसा NHRC का कहना है, ऐसा बीजेपी का कहना है। ये सब जो हुआ ठीक हुआ या नहीं होना चाहिए? अच्छा, NHRC का चेयरमैन कौन है? प्रभु जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। ये जो आप तो मीडिया हाउस में हैं, आपके लोग इंडिया टुडे ग्रुप में हो, आपके लोग तो बंगाल के हर गांव में हैं। आज तो आपके कितने स्ट्रिंगर्स है, आपके कितने ब्यूरो चीफ्स है। तो अगर आजकल एक छोटी सी गांव में भी, छोटा सा गांव में भी कुछ इंसिडेंट हो जाए तो कोई मोबाइल फोन से वो फिल्म कर लेता है। तो अगर बंगाल में ऐसे ही आग, ऐसे ही खून की गंगा बह रही होती तो क्या आपके पास इमेजेस नहीं आते? क्यों बीजेपी का IT सेल के पास ही इमेजेस आते हैं, आपके पास क्यों नहीं आते? NDTV के पास क्यों नहीं आते? कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस के पास फर्स्ट हैंड उनके जर्नलिस्ट से इमेजेस क्यों नहीं आते? ये बीजेपी का IT सेल के पास ही क्यों ये सब इमेजेस आते? NHRC के बारे में देखिए, NHRC का हेड कौन है? अरुण मिश्रा है। अरुण मिश्रा कौन है? अरुण मिश्रा वही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है जिन्होंने गद्दी पे बैठे हुए, जब वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि ही इज अ विजनरी, ही थिंक्स ग्लोबल एंड एक्ट्स लोकल। उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज ने ये कहा था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था कि उनको कभी नहीं चाहिए था। जस्टिस मदन लोकुर ने कहा था कि उनको कभी नहीं चाहिए था। पोस्ट रिटायरमेंट हर जज को जो भी सरकार के लिए कुछ करता है उनको बेनिफिट्स देते हैं। इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट उनको NHRC का चेयरमैन बना दिया। अब देखिए, एक ऊपर NHRC का चेयरमैन, सेकंड है आपका जो धनखड़ साहब बैठे हुए है, हमारा गवर्नर। NHRC बीजेपी के लोग जा रहे, धनखड़ के पास जा रहे, धनखड़ उसको NHRC को दे रहा है, NHRC पूरा प्री प्लान वे से उनका जांच कर रही है।
सो दिस इज अ कंप्लीट सेटअप। उनका जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है बंगाल तो में, आपको लगता है वो एक NHRC की रिपोर्ट, दूसरा है आपका गवर्नर और तीसरा है आपका NHRC चेयरमैन। ये तो पूरा उनका चेस बोर्ड लगाया हुआ है। आपको ये दिखाई नहीं देता है? देश की जनता को पता चल गया है इनका जो सेटअप किया हुआ चेस बोर्ड है। नहीं, NHRC जो है सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उसके अंदर रहते हैं। आपको लगता है उनकी रिपोर्ट जो है टोटल मोटिवेटेड है कि पत्रकार हर जगह तो नहीं हो सकते, परंतु ने कहा 30 लोग मरे हैं, कोटेशन दिया, उन लोगों को इंटरव्यू किए हैं, उन्होंने जवाब दिया वहां पर। तो आपको लगता है NHRC और गवर्नर दोनों मिलकर के एक फिक्शनल रिपोर्ट बना दी है? फिक्शनल रिपोर्ट है क्या ये? 250%, 1000% ये पहले से बना हुआ है। हमारे एरिया में जो आए थे NHRC के लोग, हमारे एरिया में जो आए थे, गांव से बुला बुला के लोगों को बोला आपको पीटा है, आपको थप्पड़ मारा है, आपको पैर में लगी है, तृणमूल ने किया है ना। किसी घर में किसी को चोट लग गया, कोई गिर भी जाए तो बोले तृणमूल ने मारा है ना। दिस इज कंप्लीटली प्री प्लान्ड। ये धनखड़ साहब बैठ के और NHRC के चेयरमैन बैठ के कर रहे 200%। NHRC को चेयरमैन उनको क्यों बनाया? जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होते हुए उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ कहा? वो कह सकते हैं, पर जुडिशियल प्रोप्राइटी नाम की कुछ चीज होता है। एक जज और एक पॉलिटिशियन एक नहीं होता है। हम जो कह सकते हैं वो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज आपके पास आपके सीधी बात पे आके नहीं कह सकता है प्रभु जी। सो इट इज नॉट द सेम थिंग। वो हर जगह, रंजन गोगोई देखिए वहां पे बैठता हुआ सेक्सुअल हरासमेंट किया था, उनके अगेंस्ट कुछ क्लियर नहीं हुआ है, फिर उसके नेक्स्ट डे उनको राज्यसभा दे दिया। तो लोग ये सब देखते नहीं है। ये पूरा मोटिवेटेड से उन्होंने गेम सजा के रख दिया है। उनका एक ही अभी आइडिया है, बंगाल को बदनाम करो, किसी भी तरह वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल जारी करो और जो इलेक्टेड मैंडेट है उसको खत्म करो। एग्जैक्टली यही उनका प्लान है और कुछ नहीं है। महुआ जी, सवाल ये उठता है, धनखड़ जी का नाम बार बार ले रही हैं। धनखड़ जी को अभी ममता जी मिलकर के आई थी, अभी कुछ दिन पहले 2 घंटे उनकी अकेली मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद धनखड़ जी भी शांत हैं, आप लोग भी शांत हैं। कोई ना कोई कहीं सीक्रेट पैक्ट तो हुआ होगा ना कि वो चुप हो गए। धनखड़ जी पिछले 3 साल से चुप नहीं हुए थे और आप आजकल चुप हैं, ट्विटर पे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उनका कोई फैसला किया आप लोगों ने क्या? देखिए उनका कोई जो धनखड़ जी कभी कोई चुप हो जाते हैं। अब देखिए 2 हफ्ते बाद सडनली उनको दिल्ली से फोन आ जाएगा, फिर वो इतना एक्टिव हो जाएंगे कि सुबह शाम ट्वीट करते रहेंगे। वो जो सीक्रेट SMS, कोई पर्सनल में कोई उनको SMS भेजे, वो भी उसका फोटो ट्वीट कर देते। वो चले जाते हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में, कंट्रोल रूम में, वहां कोई फोटो ट्वीट कर देते। तो उनका कोई ठिकाना नहीं है। उनको पर्सनली मैं रिस्पेक्ट करते हूँ, पर इज द रोल ऑफ अ गवर्नर वो सिर्फ दिल्ली का कमांड फॉलो करते हैं। उनका कोई अपना या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्टेंस कहते हैं, कोई उनका प्रोप्राइटरी कहते हैं, वो कुछ भी नहीं बचा है। वो आज चुप है, कल कुछ बोल देंगे। ये तो आप हमसे बेहतर आप ही नहीं जानते। वो तो कलकत्ता का सारा मीडिया को बुलाते कि आओ चाय पे आओ डिनर पे आओ, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। ये तो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। अब ये ममता जी ने आगे वेस्ट बंगाल का गढ़ तक जीत लिया, उन्होंने जीत लिया। अब उन्होंने जो परसों तो 2-3 दिन पहले इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की जिसमें दिल्ली के अंदर आप सब लोग बैठे हुए थे, तो क्या लगता है अब वो दिल्ली की तरफ झंडा लेके चल पड़ी है क्या? उनका चुनाव वेस्ट बंगाल जीतने के बाद अब दिल्ली चलो जो आपने नारा लगवाया है उनसे, तो ममता जी क्या दिल्ली को लीड करेंगी, आएंगी, सबको लेकर के चलेंगी क्या? देखिए हमारे इंडिया में जो सारे रीजनल पार्टीज है वो सब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल पार्टी वर्सेस नेशनल पार्टी जो पहले था कि बस कांग्रेस ही सिर्फ बीजेपी को टक्कर दे सकता है, कि बीजेपी को हटाने के लिए सिर्फ एक नेशनल पार्टी चाहिए जो आके 300 सीट जीत सकती है। ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, ये अब खत्म हो गई। अब जो बात है कि हर स्टेट में हम लोग जहां पे भी स्ट्रांग है हम लोग सब लड़ेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में हम स्ट्रांग है, हम अभी जीत के आए हैं। DMK तमिलनाडु जीत के आया है, NCP सेना महाराष्ट्र जीत के आया है, और कांग्रेस भी जिन स्टेट्स में स्ट्रांग है, राजस्थान में स्ट्रांग है, MP में स्ट्रांग है, उत्तराखंड में स्ट्रांग है, आपका राजस्थान में स्ट्रांग है। तो ये इंडिया को अभी डिवाइड करके जो जहां पे उनकी स्ट्रेंथ है वहां से जीत के आके हमको सबको आके दिल्ली की तरफ जाना है। द थिंकिंग इज वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि हम सब घर पे बैठे और हम सब इंतजार करें कि कांग्रेस कब रिवाइव होगा और कांग्रेस आके कब 300 सीट लेके आके दिल्ली में बीजेपी को हटाएगा। ये वाला जो सोच है ये कंप्लीटली चला गया। ममता जी मंडे को आ रही है दिल्ली, और हम अब सब ऑपोजिशन पार्टीज हम अपने आप में बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली 24 के लिए जो प्लान है वो द प्लान इज ऑन। और देश की जनता भी समझ गई है कि जिस स्टेट में जो बीजेपी का मेन ऑपोजिशन है उनको वोट दे रहा है।
नहीं, इस ऑपोजिशन की बात जो है 2016 के अंदर जब ममता जी जीती थी उसके बाद एक कैंपेन चला था कि अगली बार हम दिल्ली जाएंगे, ममता जी देश के नेता बनेंगी, प्रधानमंत्री की बात भी कई बार उठाई गई थी। आपकी पुरानी अगर पेज पर जाकर देखें, आपके मीडिया पेज के ऊपर, उसके ऊपर प्रधानमंत्री बनने की बात भी थी। तो आप क्या लगता है अब ममता जी जो है वेस्ट बंगाल 3 बार जीत लिया, चौथी बार इंडिया को जीत करके प्राइम मिनिस्टर बनने की आपकी लोगों की योजना है? आप लोग चाहेंगे जिनको आप कहता हूं ममता भक्त जो लोग हैं वो उनको प्रधानमंत्री मोदी भक्त को रिप्लेस करके वहां बिठाना चाहेंगे? देखिए, हम तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। अगर आप हमसे पूछे कि मेरे लीडर प्रधानमंत्री बन सकती है कि नहीं, तो हम ये कहेंगे कि अगर मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होके और अमित शाह जी गुजरात के होम मिनिस्टर होके इन लोग दिल्ली में आके दिल्ली को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा चला सकते हैं, तो हमारी लीडर बंगाल के 3 बार चीफ मिनिस्टर होके क्यों ना प्रधानमंत्री बन सकती है? हाँ, अगर मोदी जी आज गुजरात के मुख्यमंत्री होके दिल्ली में आके पूरा दिल्ली का जो सरकार है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उनके आईएएस ऑफिसर देखे, उनके आईपीएस देखे, दिल्ली को गुजरात कैडर से भर के गुजरात को गुजरात मॉडल हर जगह में हटा दिया। ये जो स्पाइंग, जो पेगासस चल रहा है वो भी गुजरात में 2008-9 में करके आप इंडिया में कर रहे हैं। तो अगर वो गुजरात मॉडल को लेके पूरा इंडिया में बैठा सकते हैं, तो ममता जी क्यों बंगाल में 3 बार मुख्यमंत्री इलेक्टेड नहीं होकर प्रधानमंत्री बन सकती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको लगता है कि वो लीड करेंगी ऑपोजिशन को या ऑपोजिशन को इकट्ठा करेंगी? बन सकती है या नहीं बन सकती, इसके बाद में मैं पूछूंगा आपसे। परंतु अब ममता जी का राष्ट्रीय तत्व आने के लिए उन्होंने क्या किया आज तक? देखिए, ममता जी जो है ये इस माहौल में बीजेपी को आंख में उंगली दिखा के हम लोग जिस परिस्थिति में बंगाल जीते, ये राष्ट्रीय स्तर में, ये नेशनल लेवल में आने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सारा इंडिया हमारे ऊपर, 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे। कौन असम के बारे में पूछा? कौन पौंडीचेरी के बारे में पूछा? नेशनल मीडिया बोलिए, इंटरनेशनल मीडिया बोले, सारे इंडिया का जो अटेंशन था, जो ध्यान था, पूरा बंगाल का ऊपर था। और जितने यहाँ पे हम बोले डेमोक्रेसी लविंग पीपल जो थे, वो सब कह रहे थे कि बस बंगाल आप लोग मत हारिए, बीजेपी को बंगाल में आप एंट्री मत दीजिए। तो ये जो बंगाल जो हम लोग रोक सके, उनके पास हमसे ज्यादा 10 गुना पैसा था। 10 गुना क्यों, 100 गुना। उनके पास सेंट्रल एजेंसीज था, उनके पास इलेक्शन कमीशन था, उसके पास सब कुछ था। और इस हालात में भी हम लड़के, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास बंगाल की जनता हमारे साथ। और ये इस हालात में हम जीत के हम साबित कर सके कि इंडिया में अभी भी प्लेन ऑपोजिशन, स्ट्रांग ऑपोजिशन है। और इससे ज्यादा आज लोगों को जागरण, लोगों को अवेकन करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ममता जी का एक जीत और हमारा जो ये एक विक्ट्री इंडिया के लिए किया है, वो बहुत सालों में ऐसा कोई विक्ट्री नहीं आया है। आई थिंक दैट इज एनफ। ये अभी काफी है सबको समझाने के लिए कि ममता जी राष्ट्रीय स्तर की लीडर है। और आज नेशनल पॉलिटिक्स में तृणमूल कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया है आगे बढ़ने का। ये बताइए कि आप पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है आपकी पार्टी का नाम, परंतु आप वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं। क्या अभी आपने फैसला कर लिया कि अब इसको रियल टर्म में ऑल इंडिया पार्टी बनाने वाले हैं? ममता जी हर स्टेट में जाके प्रचार करने वाली हैं? डेफिनेटली हर स्टेट में पता नहीं, पर डेफिनेटली हम कोई स्टेट्स चुने हैं जहां पे डेफिनेटली नेक्स्ट 2.5 साल में हमारी जो प्रेजेंस है, हमारे जो छाप है, वो हमको बढ़ाना है। डेफिनेटली हमारे आसपास के जो स्टेट्स है वहां पे तो डेफिनेटली हम पहले त्रिपुरा में रह चुके हैं, मणिपुर में रह चुके हैं, असम में हमारे एमएलए रह चुका है। डेफिनेटली हम उसमें फिर अपना फुटप्रिंट फिर बढ़ाएंगे। आप नॉर्थ में कहीं नहीं है ना? आपको कहते हैं कि ममता जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? जब लोग शुरू करते तब कही रहे थे बीजेपी। देखिए, ये एक फैलेसी है कि नॉर्थ अगर जीते नहीं तो अगर यूपी में 80 सीट है और बंगाल और तमिलनाडु मिला के 84 सीट्स है, तो ये जो सोच है ना कि नॉर्थ इंडिया ही भारत को चलाता है, ये सोच ही गलत है। ये बीजेपी का एक नॉर्थन इंडियन हिंदी स्पीकिंग एक ये है विच इज नॉट करेक्ट। सो हम ये सोचते नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो यूपी चलाता है वही भारत चलाएगा, ये सोच ही गलत है। सो आई थिंक दैट यूपी और तमिल, साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्टर्न इंडिया है, वहां पे भी अगर आप सीट्स देखें तो वहां के भी लीडर्स आके नेशनल लीडर्स बन सकते हैं। तो ये जो सोच है कि खाली हिंदी भाषी सिर्फ आपके नॉर्थ के लोग आके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट।
मैं महुआ जी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ममता जी आपकी नजर में मोदी जी के मुकाबले में 2024 में क्या कहेंगी? मैं मोदी जी से बेटर हूं। मोदी जी ने सारे देश को इकट्ठा किया, स्ट्रांग लीडरशिप दी, वो कहते हैं हमने विकास भी बहुत किया, सब कुछ हुआ। कि ममता जी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट 2024 की हैं, ये तो आप अनाउंस कर दिया आपने, ठीक बात है ना? नहीं, ये गलत है। मैंने अनाउंस नहीं किया। मैंने ये चीज देखिए, आप लोग खाली ट्राई करते हैं जैसे हमको शो में लाए और हमसे कुछ सेंसेशनल कुछ बोले, फिर आपका शो आप एडवर्टाइज करेंगे, महुआ मोइत्रा तृणमूल की सांसद ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना दिया। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है। देखिए अभी जो स्थिति है इंडिया में, लोग चाहते हैं कि ये सरकार जो है इसमें बदलाव आए। आप कोरोना की परिस्थिति देखिए, जो इकोनॉमिक जो आप देखिए सिचुएशन है, पीपल वांट अ चेंज। ये जो चेंज है, ये चेंज का एकदम फोरफ्रंट में, एकदम सामने से लड़ाई दे रही है ममता बनर्जी, ये लीडरशिप दे रही है। तो अभी जो है ये 2024 में हम सारे ऑपोजिशन को डेफिनेटली इकट्ठा काम करके उसमें ममता जी इज अ फॉरमोस्ट लीडर। क्वेश्चन इज नॉट वेदर ममता जी विल बी प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन नहीं है। आप लोग जो है ये सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर आप बर्डन डालते हैं। आप उस साइड देखिए, आप ये पूछिए कि मोदी क्यों प्राइम मिनिस्टर रहेगा? वो किस विकास के ऊपर खड़े होकर वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा? किस रिकॉर्ड के ऊपर? कोविड के मौतों के ऊपर? वो हमारे इकोनॉमिक डिक्लाइन के ऊपर? ममता क्यों प्राइम मिनिस्टर बनेगी ये मुद्दा नहीं है। मोदी क्यों प्राइम मिनिस्टर रहेगा ये मुद्दा है, ये क्वेश्चन है। ऑपोजिशन जो है इकट्ठी होगी, उसका मुद्दा एक ही है कि मोदी को हटाना है। एम आई राइट? बीजेपी को हटाना है। अब बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी है, बट बीजेपी को हटाना है। ये जो सरकार है, इस सरकार को हटाना है हमको। मोदी जी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारे कोई पर्सनल एनमिटी नहीं है। पर ये जो सरकार है वो भारतवर्ष को विनाश के ओर खींच रहे हैं। तो ये सरकार जो है इसको हटना है। और इस सरकार के मेन गद्दी पे अभी मोदी जी बैठे हुए हैं, उनके साथ हमारे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है ना, कोई ममता जी के साथ उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। इट इज नॉट वर्सेस मोदी जी हैज टू बी रिमूव, इट इज ये गवर्नमेंट को जाना है। इशू क्या होगा, नारा क्या होगा, ऑपोजिशन का नेता कौन होगा, कोई क्लियर है कि नहीं है? इश्यूज जो क्लियर है वो क्रिस्टल क्लियर है, राइट? आज हमारे इंडिया में इश्यूज जो है आप देखिए, नंबर 1 जो इशू है वो है इकोनॉमिक्स। हमारे जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ है लास्ट 7 इयर्स में इस गवर्नमेंट में, हमारे जो इकोनॉमिक परिस्थिति है इसमें कोई भी जो भाजपा के सबसे हार्डकोर सपोर्टर है वो भी आज कह नहीं सकता है कि उनके जो पुअर को देखिए, मिडिल क्लास को देखिए, अपर मिडिल क्लास को देखिए, जो वर्किंग क्लास है उनको देखिए, कोई भी कह नहीं सकता है कि इस सरकार में अंडर में हमारे डेली लाइफ में, हमारे डेली जीवन में कोई उन्नति हुई है। कोई नहीं कह सकता है कि हमारा जीवन 7 साल से आज बेहतर है, कोई नहीं कह सकता, एक आदमी भी नहीं। ना रिक्शा वाला कह सकता है, ना इंजीनियर कह सकता है, ना कोई कह सकता है, ना हम कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं। सो दिस इज क्लियर। नंबर 1, महंगाई बढ़ रही है, हमारे जो सैलरीज, हमारे जो इकोनॉमिक ये है, इन्वेस्टमेंट देश में कम हो गया, सब कुछ। और इंडिया का जो एक इमेज था बाहर ग्लोबली, इंटरनेशनली, वो एकदम खत्म हो गया है। इंडिया हर बार पुअर कंट्री था, पर इंडिया का एक और रिस्पेक्ट था, कल्चरल रिस्पेक्ट था, टॉलरेंस का एक रिस्पेक्ट था, लोकतंत्र का रिस्पेक्ट था। आज इंटरनेशनली, ग्लोबली वो जो हमारी एक छवि थी वो कंप्लीटली चूर चूर हो गया है। इंडिया हर इंडेक्स में एकदम नीचे आ गया है। ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में देखिए आप, आपका टॉलरेंस में देखिए आप, डेमोक्रेसी में देखिए, रिलीजियस टॉलरेंस में देखिए, सब कुछ में इंडिया एकदम लास्ट आ गया है। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आखिरी सवाल पूछा था आपसे, व्हाट इज योर ओन ममता जी का फ्यूचर? तो प्राइम मिनिस्टर आप सोचती हैं बनना चाहिए उनको, क्यों नहीं बन सकती है? मैं ये नहीं कह रहा नहीं बन सकती। महुआ जी का फ्यूचर क्या है? 10 साल बाद महुआ जी कहाँ होंगी? देखिए ये तो हमारे कंस्टिट्यूंसी की डिसाइड करेंगे, पर 10 साल बाद भगवान के आशीर्वाद से हम पॉलिटिक्स में ही होंगे। और 10 साल बाद होपफुली एक बीजेपी फ्री, एक बीजेपी सरकार बिना भारत में होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आई। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।